नमस्कार साथियों। एग्जाम हेल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साइंस टेक्निकल ग्रेड के लिए रसायन विज्ञान बुक का जो सॉल्यूशन चल रहा है उस क्रम को जारी रखते हुए आज अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो नंबर थर्ड यानी कि पार्ट नंबर थर्ड इसको आज अपन जो है लेने वाले हैं। और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और हमारे लेवल के उन सबका अपना सॉल्यूशन लेने वाले हैं। आप इन क्वेश्चनों को अवश्य सॉल्व करें। बार बार आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही आपको एक बेसिक बेसमेंट देता है ताकि पता चल सके कि किस लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, आरपीसी किस क्वेश्चन तक पहुंच रही है, किस लैंग्वेज में किस पैटर्न में पहुंच रही है, और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है तैयारी करके हमारे जो आगामी जो भर्ती है उसमें हम अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बिना मेहनत के तो कभी हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी सफलता चाहिए तो उसके लिए आपको एक अच्छी मेहनत भी करनी पड़ेगी, और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको जितना कंसेप्ट है चाहिए, जितना आरपीसी अपने टीचर्स को एक तैयार करने के लिए जितना रिक्वायर करती है कंसेप्ट, वो कंसेप्ट आपको अपने अंदर क्रिएट करना ही पड़ेगा। जब तक वो कंसेप्ट आपके अंदर जो है बिल्डअप नहीं होगा तब तक आरपीसी के लिए आप योग्य नहीं है और आपका सिलेक्शन भी उससे काफ़ी दूर रहने वाला है। तो अपने कंसेप्ट हमें अच्छे मजबूत रखने चाहिए, और जो डिमांड या जो रिक्वायर आरपीसी हमसे करती है वो रिक्वायरमेंट हमें हमारे अंदर जो है क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि तुक्का लग गया और हमारा सिलेक्शन हो गया। तो ये हमारी केमिस्ट्री की बुक है जिसकी अपन सॉल्यूशन ले रहे हैं। लगभग 349 पेज की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन के बाद में उसकी जहां हमें आवश्यकता लग रही है लगभग हमने व्याख्या दी है, और बच्चे को कंसेप्ट दिया है कि इस क्वेश्चन को किस कंसेप्ट से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये बुक अपने आप में सेकंड ग्रेड के लिए एक रामबाण बुक है, और इस बुक को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये स्कैनर जो है इस पे पेमेंट करके, ये दिए गए नीचे मोबाइल नंबर है, इन पर जो जैसे ये स्क्रीन पे आपके मोबाइल नंबर चल रहे हैं 829395 वाले, इन पे आप स्क्रीनशॉट भेज करके या कॉल करके आप इसका जो है ऑर्डर कर सकते हैं। आपको बाई पोस्ट यहाँ से बुक भेज दी जाएगी। किसी भी बुक स्टोर पे ये बुक उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा आप हमारे कोचिंग का एक जो है टेलीग्राम चैनल है साइंस विद टॉपर्स यूनिवर्सिटी, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो भी सूचना होगी क्लास से संबंधित या फिर आपके जो है बुक से संबंधित कोई भी सूचना होगी तो उस सूचना को हम इस बुक के अंदर जो है इस टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर देते हैं, तो आप लगातार हमारे संपर्क में रहेंगे। ये एक मेगा टेस्ट सीरीज जो है चल रही है, बहुत अच्छी मेगा टेस्ट सीरीज है। इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक अच्छी तरह परख सकते हैं कि मेरी तैयारी वास्तव में किस कंसेप्ट तक क्लियर है या नहीं है। और आज का 71 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वो है कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड का, स्टार्ट होता है यहाँ से। एक आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कोबाल्ट का दे रखा है एथिलीन डाई एमीन के साथ में, और बाहर जो है सल्फेट आयन है में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है ना। तो ये एथिलीन डाई एमीन हमें बताया कि ये एक जो है उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 हो गई। ठीक है, तो अगर इस पे देखें तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर है ना, इधर कितने सल्फेट के 3 जो है मॉलिक्यूल है, तो यहाँ जो है टोटल जो आयन प्लस का चार्ज आएगा वो आएगा प्लस का 6, क्योंकि एक सल्फेट पे माइनस का 2 होता है, 3 पे कितना हो जाएगा प्लस का 6। यानी कि जब यहाँ से हम सल्फेट रिमूव कर देंगे तो इस पूरे जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो कोऑर्डिनेशन का जो प्रेशर है, समन्वय प्रेशर जो है इस पर कितना आ जाएगा प्लस का 6। तो प्लस का 6 कितने कोबाल्ट के लिए है, 2 कोबाल्ट के लिए। तो एक कोबाल्ट के लिए कितना आएगा, एक कोबाल्ट के लिए आएगा प्लस का 3 आएगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा +3, यानी कि आंसर नंबर 3 हमारा इसका हो जाएगा। ये स्कूल लेक्चर 2022 में आया, बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस पे हमें बिल्कुल प्रैक्टिस अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं और वहां हम कहीं ना कहीं हमारे कंसेप्ट को मिस करके इन क्वेश्चनों को हम गलत करके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 72। किसका चुंबकीय आघूर्ण उच्चतम है ना। तो चुंबकीय आघूर्ण देखो सेकंड ग्रेड 2022 में है, इसकी चर्चा अपन पहले भी काफी क्वेश्चन कर सके हैं। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला ये होता है n×n+2। ठीक है, जहां पे n क्या होता है, n होता है वहां पे नंबर ऑफ n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, n पेयर्ड यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन सब में अगर अपन देखें तो जैसे Fe यहाँ +3 के फॉर्म में मिलेगा, यहाँ भी आपको Fe+3 के फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पे आपको मैग्नीज +3 के फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पे आपको कोबाल्ट +3 के रूप में मिलेगा। ठीक है, इन सब का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अपन, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद में अपन ये देखेंगे कि यहाँ जो आयरन Fe+3 है, इसमें देखो ये जो F है ये क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड है ना। तो Fe+3 तो इसका क्या होता है 3D6 4S2 होता है आयरन का। ठीक है, +3 है, तो +3 का मतलब 2 यहां से ले गए, 1 यहां से ले गए, पीछे क्या बच गया 3D5, और 3D5 है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे डी ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार कोबाल्ट की बात करें
ठीक है। कोबाल्ट का क्या होता है 3D7 4s2 +3 है तो ये क्या हो जाएगा 3D6, और ये वीक फील्ड लिगेंड है 3D6 है तो यहां पर है 3D6 के अंदर, ठीक है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे देखो, अगर डी ऑर्बिटल भरेंगे तो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें तो कितने हैं 4 है, इसमें कितने हैं 5 है। इसी प्रकार आप मैग्नीज +3 में देखोगे, ठीक है, तो ये 3D5 4s2 होता है, ठीक है, +3 है तो यहाँ पे इसमें कितने आएंगे 4 आएंगे, तो इसके अंदर भी कितने आएंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4, और 4 में से साइनाइड कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये इनको भी क्या कर देगा पेयर कर देगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये भी इनको क्या कर देगा पेयर कर देगा, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे कम हो जाएंगे। तो मतलब सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें, अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो किसका होगा, इसी कॉम्प्लेक्स का होगा, ठीक है ना। तो अपने ऐसे इनका जो है निकाल सकते हैं किसका जो है मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट होगा, किसका मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो ये अपने को ऐसे ध्यान रखना। तो ये सेकंड ग्रेड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन वापस हो सकता है इस भर्ती में रिपीट हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस रखनी है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए और फिर उसके बाद में आपको ये ध्यान देना है कि उसके साथ में जो लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयर कर देगा और वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयर नहीं कर पाएगा, उस स्थिति में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। कोबाल्ट NH3 6+3 संकुल का परचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण कितना है ना, मतलब आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है किसका कोबाल्ट +3 का, और कोबाल्ट +3 की बात करें तो यहां पर ये लिगेंड कैसा है अमोनिया है ना, तो कोबाल्ट 3D7 4s2 ये होता है कोबाल्ट का, ठीक है। अब देखो यहां अमोनिया इसमें +3 की बात करें तो 2 यहां से चले जाएंगे 1 यहां से चले जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा 3D6, लेकिन अमोनिया कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा ये इनको पेयर कर देगा 1 2 3 4 5 और 1 6, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0, और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो गए तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना होगा 0 होगा, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा पहले किसी भर्ती में आया था और इसी को देखो आरपीएस ने रिपीट करके 2022 वाली भर्ती में इसको डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान सांद्रता की विलयन में उच्चतम एजीसीएल अवक्षेप कौन देगा, है ना, इसमें से कौन सा एजीसीएल का सबसे ज्यादा अवक्षेप बनाएगा, तो जो सबसे ज्यादा क्लोराइड आयन देगा, ठीक है। जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ोगे, जब इसका आयनन करेंगे तो ये आपको 3 Cl- देगा, ये आपको कोई Cl- नहीं देगा, और ये आपको 1 Cl- देगा, और ये आपको 2 Cl- देगा। तो हमें सबसे ज्यादा जब इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं AgNO3 के साथ करवाए हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाएं, तो सबसे ज्यादा एजीसीएल कहां पे बनेंगे, क्योंकि ये 3 क्लोराइड आयन दे रहा है इसलिए सबसे ज्यादा एजीसीएल का अवक्षेप कहां पे बनेगा इसी के अंदर बनेगा, तो नंबर क्या हो जाएगा इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उससे कम इसमें, इससे कम इसमें, और सबसे कम ये अवक्षेप ही नहीं देगा एजीसीएल का, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लोराइड आयन जो है वो अवक्षेप देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हालांकि इसके अंदर क्लोराइड है लेकिन ये आपको पता है कि समन्वय परिसर के अंदर है, और अंदर वाला जो है समन्वय परिसर कभी भी आयनित नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 1 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का आप जरूर इनका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ये देखो ये व्याख्या दे रखी है इसकी, यहाँ पे आयन की संख्या लिख रखी है, ठीक है ना, ये टोटल 4 आयन देगा, 3 एक ये और 1 ये 4, ये कितना देगा 1 आयन देगा, ये कितना देगा 2 आयन, और ये कितना देगा 3 आयन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोडियम संलग्न निष्कर्ष को सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ अभिकृत करने पर बैंगनी रंग का एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, ये जो है किसका कारण है, ठीक है ना। तो देखो ये वास्तव में जो सोडियम जो संलग्न निष्कर्ष होता है वो होता है Na2S, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं सल्फर की जांच करने के लिए, है ना, सल्फर का ये टेस्ट होता है, और इसे सल्फर का टेस्ट करने के लिए हम क्या कराते हैं इसकी रिएक्शन जो है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ कराते हैं। और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या होता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ये होता है CN5NO, ठीक है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये इस प्रकार का एक कंपाउंड बनाएगा Na4CN, एक मिनट सॉरी Na4FeCN5NO, ठीक है। ये जो कंपाउंड बन रहा है ना, इसी कंपाउंड के कारण कैसा रंग सॉल्यूशन होगा, वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन होगा। तो ये रिएक्शन अच्छी याद करने वाली रिएक्शन है, और ये किसका टेस्ट है, ये सल्फर टेस्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होना चाहिए था
लेकिन मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म के तौर पे इसको यहाँ पे डाल दिया, जो कि सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ पे दे रखा है तत्वों का निष्कर्षण वगैरह दे रखा है, ये तत्वों की जो जांच है, जो गुणात्मक विश्लेषण है और जो मात्रात्मक विश्लेषण है, वहां से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन। ये एक जो है दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखे, ये पूछ रहा है कि आपस में कौन सी समाविता प्रदर्शित करेंगे। तो अगर इनको देखें तो इनके अंदर जो है कहीं ना कहीं आयन में अंतर के कारण, जब इसको आप तोड़ोगे तो ये आपको ब्रोमाइड आयन देगा और ये आपको जो है सल्फेट आयन देगा। तो जब ऐसे आयन में अगर अंतर हो, ठीक है ना, तो इस समाविता कौन सी कहलाती है? आयन समाविता कहलाती है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगेंड सामर्थ्य का सही क्रम कौन सा है? ये वापस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे क्वेश्चन आ गया ना। लिगेंड सामर्थ्य श्रेणी का प्रश्न जो है ये टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री 2016 में आया हुआ है। तो इनमें ये कह रहा है कि कौन सा जो है सबसे सही जो है आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम की बात करें तो हमें पता है कि साइनाइड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पे सबसे वीक दिखा रहा है, ये गलत हो गया, ये भी वीक दिखा रहा है, गलत हो गया, ये भी गलत हो। सही आंसर कौन सा हो गया? 4 नंबर आंसर सही हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो अपन डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको लर्न करके उसके आधार पे इसका अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 78। हेट्रोलेप्टिक संकुल कौन सा है? इनमें से कौन सा ऐसा कौन सा संकुल है जो हेट्रोलेप्टिक है? ठीक है, हेट्रोलेप्टिक की बात की थी, होमोलेप्टिक जिसमें एक ही प्रकार के जो है आपके लिगेंड उपस्थित हो और समन्वय परिसर के अंदर, और ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके समन्वय परिसर के अंदर एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोलेप्टिक संकुल बोलते हैं। और यहाँ हेट्रोलेप्टिक संकुल कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हेट्रोलेप्टिक संकुल हो जाएगा। ये लैब असिस्टेंट 2018 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसहसंयोजक यौगिक कौन सा है? इसमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जो उपसहसंयोजक यौगिक है ना? तो उपसहसंयोजक यौगिक ऐसा रखता है जो एक समन्वय परिसर रखता है और कुछ मुक्त आयन रखता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो ये हो जाएगा। यहाँ पे इसका करेक्ट होना चाहिए। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? 4 नंबर आंसर हमारा हो जाएगा 79। ठीक है, बाकी ये जो है लवण है सारे। नेक्स्ट है, ये आपको जो है जिंक का अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स है, इसकी ज्यामिति पूछी है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पता हो तो हम पीछे करके थे, और जिंक की जो अमोनिया के साथ ज्यामिति होगी है ना, क्योंकि यहाँ पर जिंक जो है, जिंक कौन से फॉर्म में? जिंक यहाँ पे जिंक +2 के फॉर्म में, और जिंक +2 के फॉर्म में तो 3d10 4s0 रहेगा यहाँ पे, यानी कि डी ऑर्बिटल इसका क्या पूरा भरा हुआ है। ठीक है 1 2 3 4 और 5 ये डी ऑर्बिटल पूरे भरे हुए, इसमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब खाली कौन सा मिलेगा? एक s मिलेगा और 3 क्या मिलेंगे? p मिलेंगे। तो एक s और 3 p, तो संकरण कैसे दिखाएगा? ये sp3 दिखाएगा, और sp3 संकरण दिखाएगा तो इसकी आकृति कैसी होगी? sp3 संकरण के अंदर हमें पता है कैसी होती है? चतुष्फलक की आकृति इसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्ण किसका है? वही सेम बात क्वेश्चन आ गया है ना, सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला हम बार बार पढ़ चुके हैं, n × n+2, जहां पे नंबर ऑफ n क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा। ठीक है, यहां बात करें तो यहाँ पे क्रोमियम +3 के फॉर्म में, यहाँ पे आयरन +2 के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ जिंक जो है ये भी +2 के फॉर्म में, और यहाँ पे निकल जो है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, क्योंकि कार्बोनिल के अंदर। ठीक है, तो अगर जिंक का लिखें तो जिंक का क्या आएगा? 3d10 4s0। अच्छा, निकल की बात करें तो निकल 0 ऑक्सीजन स्टेट में है। ठीक है, तो ये क्या होगा? 3d ये 3d8 4s2। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इनको क्या कर देगा? पेयर कर देगा। ठीक है, अच्छा, और कौन सा एक अपना इसमें कंपाउंड है? आयरन। आयरन कौन सी अवस्था के अंदर है? +2 अवस्था के अंदर। +2 की अवस्था के अंदर है तो आयरन का क्या होता है? 3d 3d6 4s2। तो यहाँ पे 3d क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा +2 के अंदर, क्रोमियम +3 के अंदर। 3d5 4s1 है ना, तो +3 के अंदर तो एक यहाँ चला गया। ठीक है, ये 0 हो गया, और यहाँ से कितने चला जाएंगे? 2, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 3। तो इसके अंदर कितने अनपेयर्ड हो गए? इसके अंदर 3 हो गए। इसके अंदर अनपेयर्ड कितने हो गए? 4। इसके अंदर कितने हो गए? 0। इसके अंदर 0 है ना। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। जहां पे सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 82, उपसहसंयोजक यौगिक इकाई जो क्रेर यानी कि ध्रुवण गुणक है, यानी कि ऐसी इकाई अगर उसका अपन जो है मिरर फॉर्म बनाए, और वो मिरर फॉर्म जो है वो मूल फॉर्म पे अध्यारोपित नहीं हो, है ना। जैसे इसके अंदर तो कंफर्म सी बात है सारे लिगेंड एक जैसे है तो ये अध्यारोपित हो जाएगा, तो ये तो प्रदर्शित नहीं कर सकता, इसमें क्रियलता नहीं आ सकती। समपक्ष अगर बना करके देखें अपन, है ना, तो समपक्ष में अगर बात करें क्रोमियम की बना करके देखें तो क्रोमियम जो है
कुछ इस टाइप से बनाएगा, ये Cl ये Cl, ठीक है। अब इस क्रोमियम पर जो है दो ऑक्जेलेट जो है लिगेंड इस टाइप से जुड़ेंगे, ये ऑक्सीडेस्ट, ठीक है। जब इसका मिरर फॉर्म बनाएंगे अपन तो ये मिरर फॉर्म कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये Cl ये Cl, ठीक है। ये इसके यहाँ ऑक्जेलेट आयन जुड़ जाएंगे, यहाँ इसके ऑक्जेलेट आयन जुड़ जाएंगे, ठीक है। जब इसको उठा करके आप इसके ऊपर रखोगे, है ना, तो ये एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करेंगे, और अध्यारोपित नहीं करेंगे तो जरूर यही कहीं ना कहीं क्या करेगा, प्रकाशिक संभाव्यता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा, शो करेगा, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो ये कैसा होगा, कायरल होगा। तो आंसर नंबर क्या होगा इसका, 2 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ये भी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो मतलब देखो संभाव्यता भी पूछ रहा है, ज्यामिति भी पूछ रहा है, प्रकाशिक के ऊपर भी पूछ रहा है, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई हाई लेवल के क्वेश्चन से नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आंतरिक कक्षक संकुलन का समुच्चय कौन सा है ना, तो देखो आंतरिक है यानी कि इनर कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, इनर कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब लिगेंड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तब उस समय कौन से डी ऑर्बिटल भाग लेंगे, इनर डी ऑर्बिटल्स भाग लेंगे, ठीक है। अगर इनर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो ही कैसा संकुल बनेगा, इनर यानी कि आंतरिक संकुल बनेगा। और इनर डी ऑर्बिटल भाग कब लेंगे, जब लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो अगर इनमें अपन देखें तो जिस जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, वही क्या करेगा, इनर सर्कुल बनाएगा। देखो यहाँ पे वीक फील्ड आ गया, वीक फील्ड आ गया तो ये नहीं बनाएगा। इसमें देखो ये यहाँ वीक फील्ड आ गया तो ये नहीं बनाएगा। इसके अंदर देखो ध्यान से ये वीक फील्ड आ गया तो ये नहीं बनाएगा। लेकिन इसके अंदर देखो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये कैसा संकुल बनाएगा, इनर संकुल बनाएगा, ठीक है। ये तो अपन डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। बाकी आप इनके जो है कोबाल्ट +3 वगैरह जैसे इसका आप बिल्कुल ऑक्सीजन अवस्था निकाल करके फिर आप जो है संकरण निकाल करके भी बता सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इतना टाइम अपने को वहां पे नहीं लगाना चाहिए कि हम संकरण निकालें, क्वेश्चन को देखें कि अगर क्वेश्चन बाय ऑप्शन डायरेक्ट हो रहा है तो उसको हम बाय ऑप्शन ही करें, वही हमारे लिए क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। बाकी अगर ऐसा लगता है कि नहीं भाई ऑप्शन जो है बाय ऑप्शंस नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं मिसमैचिंग हो रही है, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे संकरण निकाल के देखे हैं तो संकरण निकाल करके आप देख सकते हैं, और संकरण निकाल के फिर आप पता कर सकते हैं कि अंदर वाले डी आ रहे हैं संकरण, है ना, जैसे DsP3 आ रहा है या D2sp3 आ रहा है या DsP2 आ रहा है, तो मतलब वो इनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और सीधी सी बात है आंतरिक कब आएगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, है ना। तो जहां वीक आ जाएगा वहां पे नहीं बनेगा, तो यहाँ वीक आ गया, यहाँ वीक आ गया, तो कहीं ना कोई ये पूरा समुच्चय जो है इनर का नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनर का पूरा समुच्चय तो केवल इसी एक के अंदर हो सकता है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन को पूरा अपना ऑपरेशन करने एग्जाम के अंदर बैठ जाए, है ना, तो 1 2 3 को निकाल के देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी 3 मिनट खराब होगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही क्या नुकसानदायक होते हैं। तो एग्जाम का सबसे बड़ा मैनेजमेंट तो यही तो होता है, स्किल भी। आप एग्जाम टाइम जो 3 घंटे उसको कैसे मैनेज करते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सर मेरा पेपर रह गया, या मैं जो है पेपर सोल्व कर लिया था, आंसर की नहीं भर पाया या नहीं भर पाई, तो वो कहीं ना कहीं हमारा मिस टाइम मैनेजमेंट की वजह से होता है। यानी कि हमने मैनेजमेंट जो है हमारा टाइम का वो कहीं ना कहीं गया है, फेलियर हुआ है, इसलिए हम उसको जो है सफलता से दूर रह गए हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और टाइम मैनेजमेंट डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। आपने जितनी एग्जाम से पहले प्रैक्टिस की है, चाहे आपने कोई बुक सोल्व की है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, या आपने कोई टेस्ट सीरीज सोल्व की है, तो वो आपको एक जो है प्रैक्टिस देती है, टाइम मैनेजमेंट करने का ऑप्शन देती है, ठीक है। आप सीधा अगर एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ही आपको चाहे इस टाइप की बुक सोल्व करें या आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, उसी से आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बनने वाली है। और जितने ज्यादा, मैं तो कहता हूं जितने ज्यादा आप हो सके उतने हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपकी सफलता उतनी ही आपके पास आती जाएगी, आपकी क्वालिटी, आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा, और आप बिल्कुल जो है एक कॉन्फिडेंट होते जाएंगे कि मेरे को कैसे क्वेश्चन आ जाए मैं सोल्व कर लूंगा। क्योंकि अगर आप एक ऐसी बुक सोल्व कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा जो फोबिया है एग्जाम का, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो दूर हो जाएगा। और वो दूर होने का मतलब है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो गई है, और पॉजिटिविटी आने के बाद में आप पता है कि आप अपना जो परफॉर्मेंस है वो आप जो है बिल्कुल एक अच्छा और ज्यादा अच्छा शो कर सकते हैं। जब तक दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं होगी, आप चाहे कितने पढ़े हैं लेकिन आपकी परफॉर्मेंस उतना अच्छा परसेंटेज, आपका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाएगी जितना आपकी पॉजिटिविटी आ जाती है ना। और पॉजिटिविटी हमें तभी मिलेगी जब हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं और हमारे दिमाग में क्लियर है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं और मैंने सोल्व कर रखे हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मुझे मिलने वाले और मैं आराम से इसको सोल्व कर लूंगा या कर लूंगी। इसलिए जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, ठीक है। सीधा आप क्लासरूम में आपने कोचिंग की, सीधा नोट्स पढ़ा, आप एग्जाम देने चले गए, नहीं, आपको कहीं सफलता नहीं मिलने वाली, बहुत दूर रहे आपसे, ठीक है। आपने अगर एक अच्छी प्रैक्टिस की है, हर टॉपिक पे आपने 10 10 15 15 20 20 50 50 100 क्वेश्चन किए हैं, तो आप मान लो जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं, आप अपनी सफलता के उतने ही पास जा रहे हैं, और आपको पता चल जाएगा किस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है और किस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करके देखना है ना। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये आपको हाँ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कंसेप्ट से डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको उलझाने के लिए इतना बड़ा दिया गया है कि बच्चा इसमें सब में उलझे और सबके संकरण निकाल के देखे, तो 12 के संकरण, 3 3 6 3 और 3 12 के संकरण निकालोगे तो आपके कम से कम 15 मिनट खराब हो जाएंगे। एक क्वेश्चन के चक्कर में 15 मिनट खराब होने का मतलब है कि आप लोगों से कम 10 क्वेश्चन पीछे हो गए हैं।
और आप सिलेक्शन की पहले ही जो फर्स्ट लाइन है उसी से क्लियर बाहर हो गए, टाइम मैनेजमेंट में आप फेल हो गए, मतलब आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो गए। इसलिए प्रैक्टिस आप बहुत मजबूत रखें, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये तो पता चलने वाला है कि मेरा कहाँ कंसेप्ट क्लियर है या कहाँ नहीं है। चलो आगे चलें। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला कौन सा है ना? तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की अगर बात करें तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला अभी अपने पढ़ गए थे। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, Na2FeCN5N। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ये एक फिर दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखे हैं आपको और पूछा है कि इनमें समाविता कैसी है ना? तो देखो इन दोनों में ये भी क्लोराइड आयन देगा, ये भी क्लोराइड आयन देगा, ठीक है ना। और यहाँ H2O के 6 अणु है, यहाँ पे H2O के 5 अणु है, लेकिन यहाँ पे H2O के 1 अणु क्या है, बाहर है। तो ये आपस में कौन सी समाविता रखेंगे? आपस में ये जो है विलायक या जिसको अपना हाइड्रेट समाविता कहते हैं, ये आपस में समाविता रखेंगे। तो मेरे हिसाब से हर समाविता का एक क्वेश्चन जो है हमारे इसमें बुक में आ गया है, सिलेबस में आ गया है, ठीक है। तो मतलब हर समाविता हम कहीं ना कहीं इसको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और इसका ये व्याख्या भी पूरी दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण में नाइट्रेट के फ्रिक्शन में जो बोरा छल्ला बनता है, ठीक है, नाइट्रेट का जो फ्रिक्शन करते हैं अपन, उसमें जो बोरा छल्ला बनता है, ये वास्तव में वैसे तो नाइट्रोजन परिवार का क्वेश्चन है, वैसे नाइट्रोजन का टेस्ट है, ठीक है। तो उसमें जो बोरा छल्ला बनता है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वजह से बनता है, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा होता है? वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये होता है आपका FeS2O5NoSO4। और उसका बनता कैसे है? ये रिएक्शन दे रही है नाइट्रेट आयन में, जैसे अपन फेरस सल्फेट मिलाते हैं अम्लीय जो है किसी अम्ल की उपस्थिति में या H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये Fe को Fe+2 में कन्वर्ट कर देता है और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है। फिर ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती है, ये जो है इस सॉल्यूशन के साथ में है ना रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करके ये क्या बनाती है, ये ब्राउन कलर का जो है रिंग बनाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीटी के अनुसार असत्य कथन कौन सा है? ऐसा कौन सा कथन है जो बीबीटी के अनुसार असत्य है? संकुल निर्माण की व्याख्या करता है, रंगों की व्याख्या करता है, संकुल की संरचना की व्याख्या करता है, या फिर ये दुर्बल और प्रबल सदृढ़ लिगेंड के मध्य विभेद नहीं करता है, ठीक है। तो देखो संकुल निर्माण की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बताता है कि जो है धातु के जो खाली कक्षक होते हैं उनमें लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट करते हैं और जो है संकुल बनाते हैं, ये बात भी बिल्कुल क्या सही है। रंगों की व्याख्या ये जो है नहीं करता है, ठीक है ना। रंगों की व्याख्या जो है ये नहीं करता है कि रंग जो है किस कारण की वजह से आता है। रंगों की व्याख्या CFT या फिर MOT के आधार पर की जाती है। संकुल की संरचना बताता है, बिल्कुल सही बात है, संकुल कैसा संकरण है, कैसी उसकी ज्यामिति है। प्रबल और दुर्बल सदृढ़ लिगेंड के मध्य विभेद नहीं करता, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रबल और दुर्बल सदृढ़ लिगेंड के मध्य विभेद जो है वो CFT करती है और अपने जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। ये फिर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसका चुंबकीय आघूर्ण 5.9 BM है। तो संकुल आयन की ज्यामिति कैसी होगी, है ना। तो देखो हमें बस इससे चुंबकीय आघूर्ण सा हमारे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, हम तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लें, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे Mn जो है वो +2 फॉर्म के अंदर है, ठीक है। मैग्नीज कौन से फॉर्म के अंदर है? मैग्नीज जो है यहाँ पे +2 फॉर्म के अंदर है, ठीक है, और +2 फॉर्म के अंदर है। तो इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 3d5 4s2 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। ब्रोमाइड वीक फील्ड लिगेंड है ना। तो 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 1 5 डी तो पूरा भरा होगा। तो अब ये जो 4 लिगेंड है ये एक S का यूज करेंगे और 3 किसका यूज करेंगे? P का यूज करेंगे। तो एक S है 3 P, तो संकरण कैसा होगा इसके अंदर? sp3। और sp3 तो कैसी आकृति होगी इसकी? चतुष्फलक की आकृति इसकी होगी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ये लेक्चर केमिस्ट्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। ये इसकी व्याख्या भी देखिए, डी कक्षक में है ना, ये डी नाम छोटा होना चाहिए था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। 5 अविभक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की आकृति कैसी होगी? चतुष्फलकीय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगेंड प्रबलता का सही क्रम कौन सा है? वो वापस देखो, है ना। इस क्वेश्चन में आप आरपीसी को देख रहे हो कहां से, वापस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन उठा लिया इसने, ठीक है। तो इसका सही क्रम कौन सा होगा? सही क्रम इसका ये होगा, आंसर नंबर 1 होगा। ये तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, तो उसके अनुसार आप इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अष्टफलकीय संकुलों में किन डी ऊर्जा स्तरों के बीच में ऊर्जा अंतर 10 जो है DQ होता है ना। तो अगर डी अपन ऑर्बिटल्स की बात करें, डी उपकोष की बात करें, तो जैसे ही 1 2 3 4 और 1 5 है ना, ये किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो ये 2 प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं। नीचे 3 कक्षक होते हैं कम ऊर्जा के, 2 कक्षक उच्च ऊर्जा के होते हैं। ऊपर वाले कक्षक EG कहलाते हैं, नीचे वाले जो है T2G कहलाते हैं। इन दोनों के बीच डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है? 10 DQ का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी व्याख्या भी दे रखी है, डी की सारी बातें दे रखी है। उच्च चक्रण के लिए EG की एनर्जी जो है T2G से ज्यादा होगी, ठीक है।
और चतुर्थलीय संकुल में डी की ऊर्जा ये देखो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स की ज्यादा होगी किससे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, यानी T2 की ऊर्जा जो है Eg से क्या होगी, ज्यादा होगी। वृत्त समतलीय के लिए ये कंडीशन रहने वाली है ना। तो ये आपका अब डी कक्षक के बारे में जो पूरा कंसेप्ट है वो आपका यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपसे डी कक्षक के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछ ले, आप इजीली यहाँ से आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, D3 धातु आयन संकुल की CFSE है ना। अब देखो D3 धातु आयन की पूछी है, तो D3 के मतलब यहाँ पे बात हो रही है कहीं ना कहीं वीक फील्ड लिगेंड के लिए, यानी कि हाई स्पिन के लिए बात हो रही है, ठीक है। और हाई स्पिन के लिए बात करें और हमें CFSE निकालनी है, ठीक है। और ये देखो ऑक्टाहेड्रल है सब में, यहाँ पे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के फॉर्मूला क्या होता है, -0.4 n इंटू T2G प्लस 0.6 n इंटू Eg, ठीक है, डेल्टा O नॉट। अब देखो अगर हाई स्पिन के लिए बात करें है ना, तो इलेक्ट्रॉन सारे एन पेयर रहेंगे, तो T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, और Eg के अंदर कितने होंगे, 0 होंगे। तो 3 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, -1.2 डेल्टा नोट आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब तक कुछ नहीं कहे तो आपको हाई स्पिन मानना है, ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लेंथेनाइड आयन ईडीटीए के साथ प्रबलतम संकुल बनाता है ना। तो वो कौन सा लेंथेनाइड है, वो है ल्यूटीशियम, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक तो इसकी जो है आयनिक त्रिज्या बहुत कम होती है, निम्न या कम आयनिक त्रिज्या, निम्न आयनिक त्रिज्या, ठीक है। आयनिक त्रिज्या कम होगी तो इस पे जो चार्ज डेंसिटी है, उच्च आवेश घनत्व, वो भी क्या होगा, उच्च आवेश घनत्व, ठीक है। तो उच्च आवेश घनत्व होने से और आयनिक त्रिज्या कम होने के कारण, ठीक है, होने के कारण ये क्या करता है, ईडीटीए के साथ में है ना, जो हेक्साडेंटल लिगेंड है उसके साथ में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है, बहुत मजबूत कॉम्प्लेक्स ये बनाता है। तो आंसर नंबर क्या हो गया इसका, 1 नंबर आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में 2022-24 वाले एग्जाम में रिपीट हो जाए, अपने को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 93, किसका चुंबकीय आघूर्ण उच्चतम है, वही सेम क्वेश्चन आ गया है ना। भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी, जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी उसका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे मैग्नीज कौन सी अवस्था में, +3 के अंदर है, +3 के अंदर है, तो ये क्या होगा, 3d4, ठीक है। यहाँ आयरन किस अवस्था में, +3 के अंदर है, +3 के अंदर है, तो ये कैसा होगा, 3d4 होगा, ठीक है, क्योंकि 3d6 और 4s2 होता है, +3 के अंदर है, अच्छा 3d5, लेकिन यहाँ पे लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। 5 और 2 7, एक कितना, 3d6 4s2, 2 उधर से गए इधर, यहाँ 5 ये, ठीक है। यहाँ पे आयरन कौन सी अवस्था में, +3 के अंदर है, +3 के अंदर है, तो ये भी क्या होगा, 3d5 होगा, ठीक है। यहाँ कोबाल्ट किस अवस्था में, +3 के अंदर है, 3d7 और 4s0 2, और ये भी क्या हो गया 6। तो यहाँ पे इसमें हो जाएंगे 4, इसमें हो जाएंगे 5, इसमें देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर कर देगा, तो इसमें क्या बचेंगे, 1 बचेंगे, और इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें कितने बचेंगे, 0। तो सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें हो गए, तीसरे कंपाउंड में हो गए। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ये फिर एक दे रखा आपको वापस सीरियम का जो है नाइट्रेट के साथ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है, में प्रत्येक नाइट्रेट द्वारा धातु आयन से उप संयोजन में काम आने वाली ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितनी होगी। तो कितनी होगी ऑक्सीजन परमाणु संख्या, ऑक्सीजन परमाणु संख्या होगी यहाँ पर 2। भी एक नाइट्रेट आयन जो है ये यहाँ पे बाइडेंटेट की तरह काम करेगा, जिसमें अपने कल बात की थी 20 फ्लंकी की, तो बाइडेंटेट की तरह काम करेगा। तो एक नाइट्रेट जो है ना, इस नाइट्रेट में जो 2 ऑक्सीजन है ये क्या करेगी, ये कहीं ना कहीं अपना जो है किसके फॉर्म में काम करेगी, ये और ये 2 ऑक्सीजन जो है एक साथ क्या करेगी, डेंसिटी का काम करेगी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, ये एक नाम दे रखा है ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, इसका आपसे पूछा है फॉर्मूला। तो ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन कैसी है, ट्रिस, ट्रिस मतलब 3 है, 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, ठीक है। और कोबाल्ट सेकंड, कोबाल्ट सेकंड, तो कोबाल्ट सेकंड किस में आएगा, देखो कोबाल्ट सॉरी थर्ड है, कोबाल्ट थर्ड है ना, तो इसके अंदर तो आएगा माइनस के 6 और प्लस का थर्ड, ये तो आ जाएगा कितना, माइनस का 6। तो यहाँ पे तो कोबाल्ट किस फॉर्म में आएगा, +2 के अंदर आएगा, यहाँ पे कोबाल्ट किस फॉर्म में आएगा, -6, ये +3 के अंदर आएगा। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा इसके अंदर, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। क्योंकि सल्फेट जैसे यहाँ से हटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, +6, 2 है कोबाल्ट, तो 1 के लिए प्लस का 3 हो जाएगा, कोबाल्ट प्लस थर्ड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेज कैसे आएगी, +2 आएगी, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा इसका, 3 नंबर आंसर हो जाएगा।
संकुल जो ज्यामितीय समन्वयता प्रदर्शित नहीं करता है, तो ज्यामितीय समन्वयता प्रदर्शित कौन सा नहीं करेगा, जिसमें चारों साइड वाले एटम्स एक जैसे होंगे, है ना। तो ये इसमें देखो, इसमें तो चारों अलग अलग है, ये तो प्रदर्शित करेगा। इसमें ये दो अलग है ना, दो टाइप के, तो एक सीस होगा ट्रांस बना सकता है, ये भी दो टाइप के, तो ये भी सीस और ट्रांस बना सकता है। लेकिन ये जो है प्रकाशिक सॉरी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो लिगेंड है, इन प्रत्येक लिगेंड की व्यवस्था क्या रहेगी, समान रहेगी। तो यहाँ पे सीस और ट्रांसफॉर्म नहीं बन सकते। देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन घूम फिर के वापस वही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। किस संकुल में sp3d2 संकरण है, यानी कि बाहर वाला डी कक्षक बाहर रह रहा है और बाहर वाला डी कक्षक बाहर ले रहा है, तो संकुल कैसा होना चाहिए, आउटर कॉम्प्लेक्स। आउटर कॉम्प्लेक्स का मतलब बाह्य चक्रण संकुल होना चाहिए। और बाह्य चक्रण संकुल कब बनता है, बाह्य चक्रण संकुल बनता है जब लिगेंड कैसा हो, वीक फील्ड लिगेंड हो। ठीक है, तो जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो कैसा संकुल बनता है, बाह्य चक्रण संकुल बनता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें वीक फील्ड लिगेंड्स है सिर्फ एक ही है, वो कौन सा ऑप्शन है 97 के नंबर देखिए, तो वो वीक फील्ड लिगेंड देखो ये एक ही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एक नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक मोल अगर एजिन 3 को इसके साथ मिलाएं, ठीक है, तो एजीसीएल कितने मोल बढ़ेंगे, देखो ये कितने क्लोरीन दे सकता है, केवल एक ही क्लोरीन दे सकता है, अंदर वाले तो दे नहीं सकता, क्योंकि समन्वय प्रेशर कभी भी आयनित नहीं हो सकता। तो इसलिए एक ही क्लोरीन दे सकता है, इसलिए ये एजीसीएल का एक मोल ही बनाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 99, 18 इलेक्ट्रॉन नियमानुसार कार्ब धात्विक यौगिक कौन सी है, तो इनमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जो कार्ब धात्विक है। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अनुसार, तो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अनुसार अगर बात करें कार्ब धात्विक यौगिक की, तो यहाँ पे कौन कौन सा होता है, देखो इसमें जो है कार्बन और क्रोमियम जुड़ सकती है सीधा, ये हो सकता है। ठीक है, और NiPF34 ये भी हो सकता है। ठीक है, यहां भी आपको धातु जो है धातु बंध मिल सकता है। ठीक है, ये भी धातु धातु बंध बन सकता है, लेकिन इसमें धातु धातु नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है डेंसिटी किसकी होती है, वो होती है आपके सॉरी ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो यहाँ पर ये नहीं बन सकता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कॉलेज लेक्चर 2020 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSCO5 की संरचना है, ये सॉरी 6 नहीं है, यहाँ पे 5 है, ध्यान से पढ़ना है, 5 है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, वर्गाकार पिरामिड नहीं, विकृत अष्टफलकीय नहीं, पंचभुजीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिड हो सकती है ना, BS है इस टाइप से। ठीक है, एक COS है, एक COS है और एक जो है COS है, तो ये त्रिकोणीय होगी। ठीक है, और एक CO जो है इस टाइप से ऊपर हो गया और एक CO इस टाइप से ऊपर हो गया। अब ये क्या बना सकता है, ये जो है त्रिकोणीय द्विपिरामिड स्ट्रक्चर बना सकता है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101, सॉरी बस आज इतनी क्वेश्चन, एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, आज जितने क्वेश्चन है इसमें 30 क्वेश्चन के यहाँ पे पीपीटी बनी हुई, तो अपने इसके जो है टोटल 100 क्वेश्चन अपने इसके सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, और लगभग मेरे हिसाब से इसके 33 क्वेश्चन और बचे हैं, जो अपन नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसको ले लेंगे, और कल जो है ये अपना टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपना S और P ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मतलब इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें और अपना जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रखें, लगातार अपनी तैयारी में लगे रहे। अपना टाइम जो है बहुत कम बचा है, लगभग 2 महीने का टाइम अपने पास बचा है, और 2 महीने के अंदर अपन चाहे तो एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप सिलेक्शन से बाहर हो गए, नहीं, अपन चाहे तो अपनी अभी भी अच्छी प्रैक्टिस करके सिलेक्टेड टॉपिक्स करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी में तो लगभग हमें 50% मैटर ही कवर करना है। 50% अगर कवर कर लेते हैं और हमारे 50% नंबर अगर पढ़ रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में मिला करके, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में, तो हमारा सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। आप बिल्कुल निश्चित होकर के नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकाल करके, डिप्रेशन को अपने दिमाग से निकाल करके, और हतोत्साहित नहीं होना आपको, है ना, बिल्कुल मायूस नहीं होना है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है और पॉजिटिव रहना है और अपनी तैयारी में लगे रहना है। मेहनत करेंगे, अवश्य सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।